अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि हम आपको आज रात के शो में खुशामदीद कहें, हम सलाम करना चाहते हैं शहीद परवेज़ ख़ान को। ये वो बहादुर सिक्योरिटी गार्ड हैं जिन्होंने आज मैदान में अपनी जान कुर्बान करके अनगिनत जानें बचा ली हैं। बदकिस्मती से इनकी बहादुरी के बावजूद 21 बेगुनाह जाँ बहक हुए आज के दहशतगर्द हमले में। इसके अलावा हम एक और स्टोरी पर भी बात करेंगे। आज डॉन अखबार के फ्रंट पेज पर ये छपी है और इस स्टोरी के मुताबिक पंजाब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का दावा है कि सियालकोट में दहशतगर्द तंजीम जो है उसके एक टेररिस्ट सेल को ब्रेक किया है और 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनकी तफ्तीश जारी है और भी डिटेल्स हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मज़ीद बात करें, मुबश्शिर ज़ैदी साहब आपको बताएंगे कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार, जिनका ज़ाहिर है एक बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जा रही है, उनकी आज क्या मसरूफियात थी। तो जी मुबश्शिर साहब ज़रा बताइए। जी ज़रार, जैसे आपने कहा, आज एक दफ़ा फिर मेरे ख़्याल में 109वीं या 10वीं दफ़ा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार रूट कर वापस रावलपिंडी जा बैठे और उसकी वजह ये थी कि वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने जो लाइन रखी हुई है सिंध गवर्नमेंट के मामले के ऊपर, वो उतनी सख्त नहीं है जितनी वो चाहते हैं। और आपने माजी में देखा भी होगा कि चौधरी निसार के जो भी बयानात आते हैं तो बहैसियत वज़ीर दाखिला वो ये चाहते हैं कि फुल फ्रंटल अटैक किया जाए सिंध गवर्नमेंट पे और जो रेंजर्स के इख्तियार हैं उनको उसी तरह रखा जाए कि बावजूद सिंध हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात के। लेकिन वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब कल कराची गए तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध को न सिर्फ इस्लामाबाद आने की दावत दी बल्कि ये कहा कि वो और चौधरी निसार मिलकर इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में बात करें और इसका कोई हल निकालें। तो चौधरी निसार साहब को शायद ये बात बुरी लग गई। आज वो रावलपिंडी जा कर के बैठ गए। फिर उनके देरीना दोस्त जो वज़ीर आला पंजाब हैं शहबाज शरीफ, वो एक बार फिर उनके घर गए और उनको मनाया काफ़ी देर। उन्हें कहा कि नहीं, कल मीटिंग हो रही है तो उसमें बात वो हो जाएगी। तो 110वीं दफ़ा चौधरी निसार फिर मान गए हैं। लेकिन कल की जो मीटिंग है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चौधरी निसार और वज़ीर आला सिंध के दरमियान ख़ासी जो है तल कलामी या आर्गूमेंट हो सकती है, क्योंकि सिंध हुकूमत का ख़्याल है कि चौधरी निसार जो हैं वो ज़्यादा इस मामले में इंटरेस्टेड हैं कि रेंजर्स को फुल पावर्स दे करके सिंध गवर्नमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात को बिल्कुल खातिर में ना लाया जाए, जबकि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ उनका ये मौक़िफ़ है कि मुशावरत के ज़रिए इस सारे मामले का हल निकाला जाए। अच्छा, तो अब माना कि बहुत वाइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंटीरियर मिनिस्टर की, लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि ये जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं और ख़ास तौर पे जो वफाक और सिंध के बीच एक तू मैं एक टग ऑफ वॉर चल रही है, क्या उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर इस हद तक है कि शायद बाकी मुल्क से नज़र उठ गई है, या ये एक रिस्पॉन्सिबल बात होगी कहने की? आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे ख़्याल में मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेशनल एक्शन प्लान बड़ा है या चौधरी निसार साहब की नाक बड़ी है, क्योंकि बहैसियत वज़ीर दाखिला उन्होंने बहुत से ऐसे वादे किए थे जिसमें नेक्टा को फ़ाल करना था, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नेटवर्किंग को मरबूत करना और एक जगह लाना था, एक ऐसा सेंटर भी बनाना था जहां तमाम एजेंसीज़ की नेटवर्किंग हो। तो ये कहना बिल्कुल मेरे ख़्याल में सही नहीं होगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनकी प्रायोरिटीज़ जो हैं मेरे ख़्याल में उसमें थोड़ा फ़र्क है कि जब सिंध के साथ मामलात आते हैं तो वो सरफ़ नज़र करके तमाम एनर्जीज़ इस बात पर लगा रहे हैं कि सिंध में कुछ भी हो जाए, जो रेंजर्स के इख्तियारात हैं वो वैसे ही रहें जैसे चौधरी निसार साहब चाहते हैं और जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का जो जी मुबश्शिर, ये सिर्फ सिंध का मसला नहीं है। आपको याद होगा कि सब इसी साल ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है पिछले साल, तालिबान से जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त भी सैयां रूठ गए थे
इसलिए कि फ़ौज बहरहाल एक हार्ड लाइन लेना चाह रही थी और चौधरी निसार साहब कह रहे थे कि नहीं, गुफ्तगू के साथ मसला हल होना चाहिए। और उसके बाद 2-3 महीने इत्तला थी कि सैयां रूठे रहे, हत्ता कि जिस दिन जिन्ना टर्मिनल पे हमला हुआ है कराची में, सारी रात पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला का फ़ोन बंद रहा और उनकी ढूंढियाँ मची रही और वो हाथ नहीं आए। फिर भी ये सिलसिला चलता रहा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती ज़रार, मैं तुमसे रूठ सकता हूँ, ठीक है, पर्सनल सतह पे मुझे कोई बात बुरी लगी, लेकिन जब रियासत का मामला आता है तो यार ये अगर आपको ये काम अच्छा नहीं लग रहा तो आप कहें भाई मेरी मर्जी का काम नहीं हो रहा है, खुदा हाफिज। बिल्कुल। या फिर आप जब तक हैं उस ओहदे पे दिल जमी से करें। अब ये कोई वज़ीर डाक का महकमा तो नहीं था, ये कोई महकमा सेहत भी नहीं है, वो भाई वज़ीर दाखिला हैं आप, जो दुनिया में दहशत गर्दी की लपेट में आने वाला दूसरा या तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, उसमें आपकी रूठम रूठी की हम कैसे परवाह कर सकते हैं। ये मर्दान का हमला जमातुल अहरार ने जिम्मेदारी कबूल कर ली, वही जमातुल अहरार जिसने पिछले साल वागा में 100 से ज़ायद अफराद मारे थे, और आपकी रूठम रूठा चल रही है। सियालकोट में वो दाइश वाले पकड़े जा रहे हैं, आप ऐसे मौके पे रूठ गए हैं। वहाँ एक रिपोर्ट आ रही है इंटरनेशनल मीडिया में कि इतने 100 मदरसे हैं जिन्हें डायरेक्ट सऊदी अरब से और ईरान से और 17 ममालिक से इमदाद मिलती है। वो काम अगर आप करें, अगर आप वेले ना रहें, अगर आप इन कामों में दिल लगाएं तो आपको रूठने का टाइम नहीं होना चाहिए। सर किस तरह का मुल्क है, किस तरह के वज़ीर आज़म। इसके साथ आपको खाना, पहले भी बात की, पानी पीने का टाइम ना मिले, आपको सोने का टाइम नहीं मिले, इतनी मसरूफियात हैं जो टेक्निकली इस ओहदे के साथ। और ज़रार और वुसअत, हमने लाल मस्जिद के मसले पर भी ये देखा कि इट वाज चौधरी निसार के जिनका ये ख्याल था कि अगर लाल मस्जिद वाले मसले को जो है सख्ती से टैकल किया गया तो वफाकी हुकूमत के लिए इस्लामाबाद में मुश्किलात हो जाएंगी, और जिसके बदले जो है उनसे एक अंडरटेकिंग भी ली गई जो हमने दिखाई भी थी, कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी मौलाना अब्दुल अज़ीज़ ने कि मैं किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हूँगा। उसके बाद वो आके और लाल मस्जिद से शरीयत की अनाउंसमेंटें करते रहे, लेकिन चौधरी निसार ये कहते रहे कि जनाब उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है। कल ट्विटर पे काफ़ी लोगों ने, बल्कि आज BBC की स्टोरी है, अगर आप BBC उर्दू पे देखें तो उन्होंने कहा है कि बाकायदा एक अदालत ने वारंट निकाले हुए हैं मौलाना अब्दुल अज़ीज़ के। तो वहाँ आकर के चौधरी निसार साहब के जो अपने स्पेसिफ़िक फेवरेट्स और जो डिसलाइक्स हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा जा रहे हैं, और जो मरबूत एक लाए अमल तय करना था, चाहे वो नेक्टा हो, चाहे वो नेटवर्किंग ऑफ वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हो, मेरे ख्याल में वहाँ से इसी वजह से उनकी सरफ़ नज़र हो रही है। चलें, हो सकता है कि जो पावर का जो डायनामिक्स है पाकिस्तान में, उस लिहाज से इन्हें नेक्टा तक इनका हाथ ना पहुँचता हो निसार साहब का। यार मैं तो इस बात पे ही खुश था कि कम से कम जो इस्लामाबाद के मसाज पार्लर हैं उन पे छापे मार रहे हैं या और छोटे मोटे काम कर रहे हैं, वो भी कितने बेशुमार हैं। ठीक है, आप बड़े काम नहीं कर सकते, कोई रुकावटें होंगी विजिबल इनविजिबल, लेकिन मसरूफ तो नज़र आए। ये रूठने का क्या चक्कर है, ये मेरी समझ में। ये आई एम सॉरी अगर मैं याद ताज़ा कर सकें, ये मसाज पार्लर वाली थी, चौधरी निसार ने बाकायदा इसके ऊपर बयान भी दिया था। चौधरी निसार ने डायरेक्ट इस्लामाबाद पुलिस को अहकाम दिया, जबकि ये मकाम नहीं है वफाकी वजीर दाखिला का, वो विफाक का वजीर दाखिला है। SHO का है। ये SHO का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा IG को नहीं, उसको भी नहीं, सेक्रेटरी दाखिला को कहना चाहिए था यार ये क्या हो रहा है। लेकिन मैं चले मानता हूँ अगर कोई वजीर दाखिला की बड़ी मसरूफियत ना हो ना तो चले इसी पे दिल बहला ले, कोई मसला नहीं है। लेकिन ओ भाई अगर आपको अपना काम पसंद नहीं है तो आप कहें अल्लाह का वास्ता मैं नहीं कर सकता या मेरे बस से बाहर है। आप रूठेंगे भी, आप मन भी जाएंगे, तो आपका है क्या? जो सिक्योरिटी है कौम की वो रूठी हुई है पिछले 15 साल से, उसे कौन मनाएगा अगर आप जो है हर दूसरे महीने चौथे महीने रूठते रहे। सही बात है। और दूसरा वुसअत ये आप देखें कि जो कल वज़ीर आज़म ने और आज वज़ीर आला सिंध पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, कल इम्पॉर्टेंट मीटिंग सुबह होनी है, ऐसे मौके पर रूठने का आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं
जब सिंध के वज़ीर आला फिर किससे बात करेंगे, वहाँ वज़ीर आज़म कमिट करके आए हैं कि जनाब वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला को बिठा करके इस मसले को एक अच्छे खुश उसलूबी के साथ जो है सॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ तो वज़ीर दाखिला वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है और अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब मना करके उन्हें ले तो आए दोबारा, लेकिन क्या वो कल दोबारा नहीं और कुछ नहीं, जो भी मैसेज आए या ना आए, आज दहशतगर्दों ने तो क्लियरली एक बार फिर एक मैसेज भेजा है। इस पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। नवाज शरीफ को ना इस वक्त वज़ीर ख़ारजा मिल रहा है फुल टाइम, ना मुतबादिल वज़ीर दाखिला मिल रहा है। अब ब्रेक ले लें आप। वेलकम बैक। आज मतदान में नादरा के ऑफिस पर जो दहशतगर्द हमला हुआ है, एक बार फिर इस चीज़ का सबूत है कि प्रोपेगेंडा उनका कोई भी हो, जो भी हो, कहे वो कुछ भी, सब दहशतगर्दों का एक ही मकसद होता है और वो है कि किसी तरह रियासत को तबाह करके वो ख़ुद अपनी रियासत कायम कर सकें। कुछ शरीयत नाफिज करने का बहाना बनाते हैं, कुछ खिलाफत कायम करने का बहाना बनाते हैं, मकसद सबका एक ही होता है। और अगर हम देखना चाहें कि क्या होता है अगर एक रियासत तबाह हो जाए या तबाही की तरफ जाने लगे, तो हमें ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं, हम इराक़ को देख सकते हैं और हम शाम को देख सकते हैं। इस मौके पे कुछ लोग ये कहेंगे कि जैसे देखा साहब मर्दान में नादरा के सेंटर पे हमला हो गया तो हुकूमत के दहशतगर्दी कंट्रोल करने के जो दावे हैं वो सारे के वो नाकाम है, मतलब एक ली जा सकती है। बेशक। लेकिन मेरा मुकदमा ये है और शायद आपका भी हो कि दहशतगर्दी की जो ये लड़ाई है ये इसी तरह चलती है। बिल्कुल ये नहीं होता कन्वेंशनल, इसीलिए तो अनकन्वेंशनल वॉर कहते हैं कि वो सरप्राइज एलिमेंट देते हैं, फिर जो काउंटर टेररिज्म वाले हैं वो उन्हें सरप्राइज एलिमेंट देते हैं। और कोशिश काउंटर टेररिज्म की ये होती है कि जंग को जितना कोशिश करें वो दहशतगर्दों के ठिकानों तक लेके जा सकें, स्पेस डिनाई करें। स्पेस तो सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है। ये नहीं नंबर ऑफ वारदातें जो हैं वो कामयाबी या नाकामी का तयन नहीं करती, स्पेस कितना आप रिड्यूस करते हैं। स्पेस रिड्यूस करने के लिए सबसे जो मौसर और अव्वलीन बात है वो ये है कि उनके दिमागों को मुसल्ला करने वाले जो सरचश्मे हैं उन पे रोक लगाई जाए। ये जो रूठे हुए चौधरी निसार अली साहब हैं, 2013 से आज तक इनका मेन काम ये था कि मदारिस वालों से नेगोशिएट करें, उनको रेगुलराइज करें, जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें रजिस्टर करें, और अंदरूनी इमदाद क्या आ रही है और बैरूनी इमदाद क्या आ रही है उसका हिसाब किताब रखें, खाता रखें। सारी चीज़ें साइंटिफिक हो जाएंगी और आपकी मॉनिटरिंग पे आ जाएगा और उसकी बुनियाद पे आप फैसले कर सकते। बिल्कुल। आज BBC की एक रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था, आज 2015 जब ख़त्म होने वाला है, 16 ख़त्म होने वाला है, नवाज शरीफ हुकूमत के 2.5 साल बाद ये रिपोर्ट आ रही है कि 17 ममालिक से पाकिस्तानी मदारिस को बैरूनी इमदाद मिलती है। इनमें से सबसे ज़्यादा यानी 172 को सऊदी अरब से, और फिर दूसरे नंबर पे ईरान है जिससे 85 मदारिस को इमदाद मिलती है। उसके बाद कतर है, मुत्तहिदा अरब अमारात है, UK, अमेरिका और फिर जनूबी अफ्रीका वगैरह वगैरह। इस रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 12,000 से ज़ायद मदारिस में से बहुत कम रजिस्टर्ड हैं। पंजाब में ये स्पेशल ब्रांच पंजाब की रिपोर्ट ये है जो मैं पढ़ रहा हूँ कि पंजाब में तकरीबन 1,000 मदारिस को 17 मुल्कों से इमदाद आती है। ठीक है, और इसी कोई ऑडिटिंग नहीं है, कोई मेरा ख्याल इस पे गवर्नमेंट की अभी तो सिर्फ ये एस्टीमेट चल रहा है। 2.5 साल में ये सिर्फ एस्टीमेट तक पहुँचे हैं। वो जो वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए तालीम बलीगुर रहमान साहब हैं, उन्होंने पार्लियामेंट को ये बताया है कि कोई मदरसा नए क़वानीन के तहत किसी बैरूनी हुकूमत से स्टेट बैंक, वजारत दाखिला और वजारत ख़ारजा के NOC के बग़ैर मदद नहीं ले सकता। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन इस सादगी में जो चालाकी है वो ये है
कि मदारिस को जितनी भी बैरूनी इमदाद आती है, कोई हुकूमत ईरान या हुकूमत सऊदी अरब जो है चेक वजारत ख़जाना की तरफ से काट के नहीं देती कि जनाब ये 8,000 रियाल हमारी तरफ से कबूल फरमाइए। अक्सर तो ये हुकूमत की तो तरफ से भी नहीं है ना, 90% जो इमदाद आती है वो चंदे के नाम पे आती है, ज़कात के नाम पे आती है, खैरात के नाम पे आती है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पे आती है। अब क्या उनको भी स्टेट बैंक का, वजारत ख़ारजा का, वजारत दाखिला का NOC चाहिए, या वो कह सकते हैं कि भाई मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 35 रुपये दे दूँ, सो मैं 35 रुपये दे रहा हूँ। तो 90% चैनल अब तक है। 10% अगर डायरेक्ट स्टेट इमदाद आती है उसके बारे में कह रहे हैं कि ये ऐसी नहीं हो सकती, ये गैर कानूनी है, ये है, ये हालात है, ये विजन है। और जो बुनियादी बेसिक काम है कि वो दिमाग मुसल्ला करने वाले सरचश्मे जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए, वहाँ ये प्रोग्रेस है। आपने इंडोक्ट्रिनेशन की बात की, अपनी आइडियोलॉजी की बात की, आपने पंजाब की बात की, तो थोड़ा अब फोकस करते हैं। ये जो सियालकोट से ख़बर आई है, मुबशिर आपने भी ये ख़बर पढ़ी है, बहुत बातें हैं इसमें कि इन लोगों ने अबू बकर बगदादी को अलीजेंस दी, बैत दी, और ये पंजाब के मुख्तलिफ ज़िलों से थे लेकिन बेस इनका सियालकोट था। तो थोड़ी रोशनी डालें कि आपको क्या पता लगा अब तक इस स्टोरी के बारे में। देखिए, क्योंकि डॉन में आज ये छप गई है, तो बेसिकली जो है सियालकोट के साथ एक छोटा सा शहर है डस्का, बेसिकली ये वहाँ पर जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर तक इन्होंने कायम किया हुआ था। जो इनसे रिकवर हुआ है वो पब्लिसिटी मटेरियल रिकवर हुआ है। इनमें से ये भी बताया गया है कि इन 8 में से 3 जो हैं सो कॉल्ड दाइश के एक्टिविस्ट, वो अफ़गानिस्तान से ट्रेनिंग भी लेकर के आए हैं। और साथ ही ये भी कहा गया, कुछ जगह ये भी रिपोर्ट हुआ कि जमात-उद-दावा के साबिक कुछ अरकान थे ये जो थे, तो उस पर मैंने जमात-उद-दावा के जो स्पोक्समैन हैं उनसे भी बात की। उनका ये कहना था कि जनाब इनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही हमारे कभी मेंबर रहे, तो ये जो है इस तरह से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक चीज़ छपी हुई है तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ था कि हम जमात-उद-दावा से भी रब्ता करके पूछे कि जनाब ये जो लोग पकड़े गए हैं और कहा जा रहा है कि इनसे आपका ताल्लुक़ था। तो एक आप ये देखिए, एक पैटर्न ज़रूर है ज़रार के, टोटल स्टेट ऑफ डिनाइल, मतलब वज़ीर दाखिला से लेके पंजाब हुकूमत से लेके और सिंध हुकूमत से लेके, सिंध हुकूमत ने तो फिर एक्सेप्ट किया है कि दाइश है। खैबर पख्तूनख्वा साइड पे कहा यह जाता है कि बिल्कुल दाइश का कोई वजूद नहीं है, और टॉप लेवल सिविल मिलिट्री दोनों साइड से कहा गया हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लकीली CTD जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो ऐसी चीज़ों पर कड़ी नज़र रखे हुए है। और ये जो स्लीपर सेल इन्हें हम नॉर्मली बोलते हैं, तो उनको जिस तरह से बस्ट किया है, अगर अभी ना होते तो यकीनन ये अपने पाँव फैलाते और कहीं ना कहीं जो इर्द गिर्द हैं वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो डालने की कोशिश करते। अच्छा तो मुबशिर, एक और बात भी है, ये आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक और चैनल पे रिपोर्ट हो रही थी, हो सकता है सही है, कि ये जो लोग हैं, ये जो 8 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार हुए हैं, इन्होंने मंसूबा बनाया था कि ये शाम में जाकर दाइश को ज्वाइन करके उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वो शामी मिलिटेंट्स के साथ व्हाट्सएप पर कांटेक्ट में थे। अब इससे एक और प्रॉब्लम सामने आती है कि अभी तो फोकस है कि लोग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से शाम जा रहे हैं। एक वो वक्त भी आएगा जब वो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होकर दोबारा अपने मुल्कों में दाखिल होंगे। अफगानिस्तान के बाद हमने यही देखा। हमें क्यों डरा रहे हैं यार, हम पिछले 30 साल से इसके आदी हैं कि ट्रेनिंग लेके लोग यहीं आते हैं। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, पता नहीं आपके इल्म में ये नहीं, ये खबर भी आ है कि तुर्की में 3 मुश्तबा दाइश के सरकर्दा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 पाकिस्तानी हैं, ये मैंने नहीं सुनी, एक बरतानवी नजात पाकिस्तानी है। ब्रेक ले लीजिए।
वेलकम बैक। और आज इस्लामाबाद में जो है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी CII उसके अंदर जो है उसके चेयरमैन मौलाना शिरानी और पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना ताहिर अशरफ़ी के दरमियान जो है हाथापाई हुई। हाथापाई कह लें या उसमें मौलाना ताहिर अशरफ़ी ने इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना शिरानी ने उनका गिरबान पकड़ा और जवाबन मौलाना शिरानी का कहना था कि मौलाना अशरफ़ी जो हैं वो उन्होंने एक झूठा इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने उन्हें सिर्फ रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। तो दोनों अफराद की पहले हम बातें सुन लेते हैं कि क्या हुआ, उसके बाद इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर भी बात करेंगे जो काउंसिल है। पहले सुनिए कि मौलाना ताहिर अशरफ़ी क्या कहते हैं। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ही बात कही कि जी नहीं, ये एजेंडा हमारा नहीं है, लेकिन ना मालूम शिरानी साहब को क्या मसला है कि वो इस कौंसल को, इस इदारे को हमेशा मुतनाज़े बनाना चाहते हैं और फिर ऐसे कानून को जो मुल्क में मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास हुआ है, जिस पर तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं, कादियानियों के मसले को, उसको आयन का हिस्सा है, उसको आज सरे नौ खोलना और उस पर बहस शुरू करवाना कि ये कादियानियों का मसला जो है, इस पे ये मैं समझता हूँ मुल्क को एक नए तसादुम की तरफ ले जाएगा। जी, ये मौलाना अशरफ़ी साहब जो हैं उनकी बात आपने सुन ली कि वजह तनाज़ा क्या थी। और अब ज़रा मौलाना शिरानी साहब की भी बात सुन लें। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने मौलाना अशरफ़ी के गिरबान पर हाथ डाला या नहीं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं था कि उसको कोई मुसलमान बनाएगा या कोई नरमी पैदा करेगा। अलबत्ता जो चीज़ें कौम के दरमियान गलत फतवों का या झगड़ों का बाइस बनता है, उस पर कौंसिल की एजेंडे पे कुछ बातें थी कि अगर इस पे हम मुज़ाकरा करें और कौम को एक बेहतर रहनुमाई दें ताकि हर एक फतवे के लिए उसको जवाज़ न मिले या गलत फतवे कोई ना दें, क्योंकि कौंसिल का जब फैसला आएगा तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और फिर हर एक मौलवी जो है वो उसमें मुदाखलत नहीं कर सके। ये दोनों एक्चुअलिटी जो आपने सुन ली, मैं सर एक चीज़ क्या करें, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वो बस है तौबा 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 तौबा, बस इतनी बात वो है। लेकिन इसका जो पस मंज़र है कि वो जो है कादियानियों या अहमदियों की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि किसी फ़िरक़े की बात नहीं हो रही थी, तो ये थोड़ी सी एम्बिग्विटी है। मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि झगड़ा ये था कि अक्टूबर में जब इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का 2 रोज़ा इजलास हुआ तो उसके बाद जो मौलाना शिरानी हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन, उन्होंने कहा जी कि हम फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी का ज़ाब्ता अखलाक तैयार करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो 3 बुनियादी नुकात हैं उन पे हम चाहते हैं कि कौंसिल किसी उस पे कंक्लूजन पे पहुँचे। नुकात सुनिए। एक तो ये कि जो कादियानी या अहमदी हैं वो काफिर हैं या मुर्तिद हैं। इस पे असल झगड़ा आज हुआ। आज के एजेंडे में जब ये बहस के लिए रखा गया तो शिरानी साहब की तरफ से ये तासुर दिया गया कि ये बात मौलाना ताहिर अशरफ़ी के कहने पे डाली गई है। मौलाना ताहिर अशरफ़ी गर्म हो गए कि जी बताइए कि ये किसके कहने पे आपने एजेंडे में डाली है। 2-4 जो उलमा थे कौंसिल में, उनका ये कहना था कि देखें, कौमी असम्बली ने अहमदियों को काफिर करार दे दिया है, ये रास्ता अब बंद हो गया है। आइनी तौर पे आइन में ये तरमीम शामिल है। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि नए सिरे से वो पेंडोरा बॉक्स खोला जाए और ये तय किया जाए कि क्या वो काफिर हैं या मुर्तिद हैं, तो उन्होंने कहा टेक्निकल बात यह है कि जो एक दफ़ा काफिर करार दे दिया गया वो तो दायरा इस्लाम से ही खारिज है, तो उसके मुर्तद होने का क्या मतलब है? जो ना माने वो भी अच्छा। और ये कि अगर इस पे बहस हुई तो लोगों को तो ये नहीं मालूम कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो सिफारिशात हैं वो लाजमी नहीं होती, उन पे अमल करना लाजमी नहीं होता, लेकिन अक्सरियत ये समझेगी कि ओहो हो ये कुछ हो गया तो गली गली हम एक खून खराबे की और हालात जैसे हैं उसकी बुनियाद रख रहे हैं। ये थी आज के मसले की असल वजह। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या था इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का, अगर वो मैं बता सके। 2 और शराइत जिन पे मौलाना शिरानी बहस चाहते हैं वो भी बड़ी खौफनाक है। उनका कहना है कि जी ये भी तय किया जाए कि क्या पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम शहरी आबाद हैं उन पे जिजिया लागू होता है या नहीं होता। बहुत खूब। हालांकि आज
जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उस ये कानून मौजूद है, ज़ाहिर है 1400 साल से। अमलन आज सऊदी अरब और ईरान समेत कहीं भी इस शक का निफाज नहीं है, लेकिन इस मसले को पता नहीं क्यों उठाने की कोशिश की गई। फिर ये है कि क्या पाकिस्तान में और कौंसिल ये तारीफ़ तय करे कि कौन सा फ़िरका दायरा इस्लाम में शामिल है और कौन सा खारिज है। अब ये तीन चीज़ें अगर इस्लामी आइडियोलॉजी के काउंसिल पे डिस्कस हो जाएं, नतीजा कोई भी निकले, इसका रिएक्शन आम आदमी पे क्या पड़ेगा और उसको किस तरह इंटरप्रेट कर, ये जो ख़तरनाक चीज़ें थी इसकी बुनियाद पे आज जो है धींगा मुश्ती हुई। बुनियादी तौर पे 53 साल पहले मुझे इजाज़त दें, ये जो काउंसिल है ये इसलिए कायम की गई थी कि जो कवानीन कुरान और सुन्नत से मतसादिम हैं उनकी निशानदही करे ताकि उनको इस्लामी बनाया जा सके। प्योर एडवाइजरी रोल था। और अब ये पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो है पॉलिसी मेकिंग की तरफ जा रहे हैं अपने। अच्छा, इनके जो सरबराह थे, होना तो ये चाहिए था कि कोई ऐसे आलिम दीन हमेशा होते जिनका सियासत से कोई ताल्लुक़ ना होता, जिनको तमाम फ़िरक़ों का जो फ़िक़ा है उसका इल्म होता और बाकी दुनिया के जो लॉज हैं उनका भी होता, ताकि उसकी बुनियाद पे ये क़वानीन पर नज़रसानी कर सकते। लेकिन जो मैंने लिस्ट देखी आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की वेबसाइट पे जाके, 14 इसके सरबराह हैं, बेशतर की जो तकर्रुरियाँ हुई हैं वो सियासी बुनियादों पर हुई है। ताज़ा तरीन मौलाना शिरानी ख़ुद हैं, 2010 से आप पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं और आप इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के भी चेयरमैन हैं। अब एक तरफ तो वो सियासतदान है, सियासत के अपनी मसलहतें होती हैं, कहीं झूठ कहीं बात छुपानी पड़ती है, और उसके बाद आप चेयरमैन के तौर पे जब इस सीट पे बैठेंगे तो अपना जो सियासतदान है उसको वो कैसे अलग करेंगे और एक प्योर आलिम बन के आप कैसे फैसला करेंगे, इस तरह की सूरत हालियाँ कोर्ट की तरह आपने कहा उतार कर रिसेप्शन पर तो नहीं टांग सकते कुछ। अच्छा एक सेकंड। अच्छा, एक और चीज़ ज़रा, एक और चीज़ जो मिस कर रहे हैं वो ये बहस भी हुई थी जो मौलाना शिरानी ने कहा, जिसके बाद में मौलाना अशरफी ने जवाब भी दिया कि कुरान जो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है, अगर उसमें कोई मिसाली कुरान को हम ऐसा क्रिएट करें कि अगर कोई ऐसी गलती रह गई हो, जिस पे ताहिर अशरफी ने रिस्पॉन्ड किया कि जनाब हम बचपन से एक ही कुरान पढ़ते आ रहे हैं, तो ये नई बहस को आप क्यों छेड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है बेसिकली जब से ये बनी है, इनकी कोई भी रिकमेंडेशन पार्लियामेंट खातिर में नहीं लेके आई है, तो शायद इन्हें अब हो रहा है कि वो ज़्यादा असर्टिव करने में कुछ ऐसी चीज़ें उठा ले जिससे शायद दंगा फसाद तो फैल लेकिन सकता है। वो दंगा फसाद ना हो तो कम से कम हेडलाइन तो बन जाए। जनरल जिया के दौर में जो हुदूद आर्डिनेंस बिल्कुल वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात और उन्होंने बिल बनाया था, अच्छे फैसले भी किए हैं। मसलन ट्रांसजेंडर को, ख्वाजा सराओं को जायदाद में हक मिलना चाहिए और कुरान से शादी गैर शरई, ये भी फैसले किए हैं। लेकिन जो खवातीन के बारे में है कि मसलन लड़की की शादी की कोई उम्र नहीं है, DNA टेस्टिंग इन रेप केसेस, अच्छा वो बलूगत पे डिपेंड करता है। शौहर की रजामंदी के बगैर अदालत खुला का फैसला नहीं दे सकती है, शौहर दूसरी शादी कर सकता है पहली बीवी की मर्जी के बगैर। तो इस तरह की चीज़ें जो है हंगामा आ रही है। हुकूमत सिंध असम्बली ने तो मुतालबा किया था कि जनाब एबॉलिश कर दिया जाए, इस काउंसिल की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी में जब इस तरह के नॉन इश्यूज आएंगे तो जाहिर है कि धींगा मुश्ती तो होगी। ब्रेक ले लेते हैं। जमाल सानी का एक शेर है, चिराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, मैं ख़ुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले कमाल अहमद रिजवी के इंतकाल की खबर आई थी, पाकिस्तानी थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम। आज उतनी ही बड़ी बल्कि बाज़ हवालों से उससे भी बड़ी अफसोसनाक खबर ये आई है कि पाकिस्तान में टेलीविज़न का बाप यानी असलम अज़हर चल बसा। 83 साल आपकी उम्र थी। 1932 में लाहौर में पैदा हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर थे। कैम्ब्रिज से कानून की तालीम हासिल की, उसके बाद
बर्मा ऑयल कंपनी ज्वाइन की, चिटागोंग में रहे, 1960 में इसकी मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया, फिर कराची आ गए, फिल्म एंड पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के लिए दस्तावेज़ी फ़िल्में बनानी शुरू कर दी। गंधारा तहज़ीब पे उनकी उस ज़माने में एक डॉक्यूमेंट्री थी जो बहुत मशहूर हुई। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो जिस काम के थे उसी काम पे आ गए। मशहूर फिल्मसाज और डायरेक्टर थे फरीद अहमद, उनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे। उनके साथ मिलके कराची आर्ट्स थिएटर सोसाइटी की बुनियाद रखी। ये ग्रुप थियोसोफिकल हॉल जो है कराची का, उस ज़माने ड्रामे वहीं होते थे तो ये भी करते थे। वहाँ इनकी मुलाकात हुई नसरीन से और फिर दोनों ने शादी कर ली। अयूब खान का ज़माना था, 1964 में जापानी आए और उन्होंने अयूब खान हुकूमत को एक मंसूबा पेश किया कि आप टीवी क्यों नहीं अपने यहाँ कायम करते। तो निप्पॉन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो थी उसने 3 महीने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। लाहौर में एक नुमाइश में पाकिस्तानियों ने टेलीविज़न देखा कि टेलीविज़न क्या है। तो उनकी इत्तफाकन इनसे मुलाकात हो गई असलम अज़हर साहब से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप प्रोग्राम डायरेक्टर बन जाएं इस प्रोजेक्ट के। कहने लगे मुझे तो कुछ नहीं पता कि टेलीविज़न होता क्या है। वकालत की बात करो, आप ऑयल की बात करो। तो वो जो जापानी था हाँ, वो कहने लगा वैसे यहाँ पता किसे है। ये भी वैसे पॉइंट तो है। तो इस बुनियाद पे इन्होंने कहा चले ठीक है 3 महीने के लिए हम कर लेते हैं। फिर जनाब हुकूमत पाकिस्तान को इतना पसंद आया कि वो प्रोजेक्ट ही ख़रीद लिया और उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न की बुनियाद पड़ी। असलम अज़हर साहब उसके प्रधान हुए। अब मसला ये था ड्रामे किससे लिखवाएं। तो अपने जो आसपास के दोस्त थे जैसे बानो कुद्सिया थी, अशफाक अहमद थे, डॉक्टर अनवर सज्जाद थे, उन्हें घेरा, उनसे ड्रामे लिखवाने शुरू किए। आर्टिस्टों को जमा किया कि इधर से रेडियो से वहाँ से, मतलब एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट की है। हाँ, अगर इस तरह हम कह सकें। और ड्रामे को उस जगह पे पहुँचा दिया। जनरल ज़िया के ज़माने में ज़ाहिर है कि इन्हें जाना ही था, सो ये चले गए। तो मंसूर सही बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थिएटरिस्ट थे, उनके साथ मिलके इन्होंने दस्तक ग्रुप की बुनियाद रखी। वो सानिया सईद के वालिद। और गैलीलियो उस ज़माने में ब्रेख्त का एक बहुत मशहूर प्ले था, उसको उन्होंने किया। और भी कई प्लेस किए जो थे तो सिम्बॉलिकली, लेकिन जनरल ज़िया की आमदीयत के ख़िलाफ़ एक मैसेज था। उसके बाद अब जो है आखिरी उम्र में किताबें पढ़ते रहे, घर कोई नहीं था, कहने लगे ज़िंदगी सख्त थी मगर खुशी खुशी गुजर गई। आज 83 साल की उम्र में असलम अज़हर भी गुजर गए। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।